अनुज सिंह। प्राचीन भारत के श्रृंखला में जो आज का टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है मगध साम्राज्य की जब स्थापना होती है, ठीक है ना, अर्थात महाजनपद काल जब समाप्त होता है और महाजनपद काल के समाप्त होते होते मगध के नेतृत्व में जब साम्राज्य का गठन होता है, तो उसी समय चूंकि अभी क्या है कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण है और इसका लाभ उठा करके, ठीक है, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर विदेशियों का आक्रमण हुआ। तो यहां पर जो टॉपिक है कि भारत पर विदेशियों का आक्रमण अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4th शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर विदेशियों का आक्रमण। तो हम बात करते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 4th शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में भारत पर जो विदेशियों का आक्रमण हुआ, इसकी हम बात करेंगे। इस समय 2 विदेशी आक्रमण हुए, एक ईरानी आक्रमण है और दूसरा यूनानी आक्रमण है। तो 2 विदेशी आक्रमण हुए ईरानी और यूनानी के रूप में। चूंकि ये बात आपको समझना जरूरी है कि भारत पर विदेशियों का आक्रमण कब होता है, तो प्राचीन काल से लेकर के हम आधुनिक काल तक की बात करें कि जब भारत में केंद्र में शक्तिशाली शासक रहा, मजबूत शासक रहा, तो उस समय भारत पर किसी भी प्रकार का कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, अर्थात राजनीतिक एकीकरण का अभाव हुआ, वहीं पर विकेंद्रीकरण का दौर शुरू हो गया। अर्थात उस समय 2 परिस्थितियां उत्पन्न हुई। आंतरिक क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं ने, छोटे छोटे राज्यों ने शासन करना शुरू कर दिया। केंद्रीकृत सत्ता के अभाव में क्या होगा, विकेंद्रीकरण का दौर होगा और उस विकेंद्रीकरण में छोटे छोटे राज्य की उत्पत्ति होगी। चूंकि इस समय केंद्र में शासक कमजोर होता है, कोई एक शासक नहीं होता है, इसलिए बाह्य शक्ति के आगमन के लिए मार्ग सुलभ हो जाता है और इसी परिस्थिति का लाभ उठा करके भारत पर विदेशियों का आक्रमण होता है। तो इस समय ठीक वही स्थिति है, सिचुएशन वही है कि केंद्र में कोई एक शासक नहीं है, केंद्र का शासक कमजोर है, अभी वो खुद शासन व्यवस्था को संपूर्ण भारतवर्ष में स्थापित नहीं कर पाया है। कमजोर तो नहीं कहेंगे प्रारंभिक शासक जो मगध साम्राज्य के थे, लेकिन वो चाहे हम बात करें बिंबिसार की, अजातशत्रु, किसी की बात करें, तो उस समय क्या था कि ये 16 महाजनपद थे और ये मगध महाजनपद के शासक थे। अब इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार तो किया था, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष में इनकी सत्ता स्थापित नहीं हो पाई थी। कुछ क्षेत्रों को ही जीत करके धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक मजबूत शासक नहीं था। कई छोटे छोटे उस समय महाजनपद थे, जिसको कि आपने देखा महाजनपद के काल में। तो उसी परिस्थिति का लाभ उठा करके भारत पर इस समय ईरानी और यूनानी के रूप में विदेशी आक्रमण होते हैं। अब देखिए, यह जो विदेशी आक्रमण हुए, ये जो दोनों ईरानी और यूनानी दोनों के सेम कारण है। तो विदेशी आक्रमण हुए, इसके पीछे कारण क्या है? दोनों का सेम कारण है, पहले बार में समझा दिया है कि कारण अलग अलग नहीं होगा। एक राजनैतिक कारण और दूसरा आर्थिक कारण। एक राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण। अब देखिए, यहां पर यह समझना है कि चूंकि तत्कालीन समय में, अभी जो हमने इसके पहले कहा, तत्कालीन समय में केंद्र में कोई एक मजबूत और शक्तिशाली शासक नहीं था जो संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी सत्ता स्थापित किए हुए था। कई छोटे छोटे राज्य महाजनपद के रूप में थे और इसी
राजनीतिक विकेंद्रीकरण का लाभ उठाने की कोशिश किया है विदेशियों ने, ईरानियों ने। और राजनीतिक अस्थिर, चूंकि ये शासक, ये जो छोटे छोटे जो राज्य थे, उस राज्य के जो शासक थे, क्षेत्र विस्तार के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे। तो यह जो संघर्ष की कहानी है, मतलब राजनीतिक अस्थिरता है, इसी का लाभ उठा करके ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया, एक राजनीतिक अस्थिरता के होने के कारण। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, कि प्राचीन काल से ही, शुरू से ही भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। और इस कारण से ही हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक भारत पर लगातार विदेशियों का आक्रमण हुआ, ताकि ये विदेशी भारतीय संसाधन का उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। चूंकि भारत में प्रचुर संसाधन थे, भारत में व्यापार की अपार संभावनाएं थी, और उस संसाधन और व्यापार का लाभ उठाने के लिए ही विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया। तो अब देखिए यहां पर तत्कालीन समय में, 6ठी शताब्दी की बात कर रहा हूं, कि ईरान पर हखमनी वंश की शासन व्यवस्था थी। और हखमनी शासकों ने साम्राज्यवादी नीति का पालन किया था। अर्थात हखमनी शासक ईरान के क्षेत्र का विस्तार करना चाह रहे थे, और इसको गति देने का काम ईरान के कुछ शासकों ने किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 4th शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में कई शासक हुए, और उन शासकों के काल में भारत पर ईरानियों ने आक्रमण किया। ये हैं प्रमुख आक्रमण जो हुए हैं, वो साइरस के नेतृत्व में। दूसरा आक्रमण हुआ है डेरियस फर्स्ट के नेतृत्व में। तीसरा हुआ है जरगजीज के नेतृत्व में। और चौथा हुआ है दारा तृतीय के नेतृत्व में। तो ये ईरानियों के 4 आक्रमण होते हैं भारत पर इस समय में। साइरस का जो आक्रमण 558 ईसा पूर्व में होता है, और यह आक्रमण एक प्रकार से असफल हो जाता है, इसलिए कि साइरस ने जो मार्ग चुना था वो जेड्रोसिया के मार्ग से भारत पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन यह जो मार्ग था अत्यधिक दुर्लभ मार्ग था। और इस दुर्लभ मार्ग में साइरस के सैनिक फंस गए, और अत्यधिक उनका धन और जन दोनों का नुकसान हुआ। इसलिए साइरस के नेतृत्व में जो अभियान हुआ, भारत का अभियान हुआ है, भारत पर जो आक्रमण हुआ है, वो एक प्रकार से असफल हो जाता है। तो आपने देखा कि ईरानी शासक साइरस के नेतृत्व में 558 ईसा पूर्व में प्रथम आक्रमण हुआ, लेकिन वह आक्रमण जेड्रोसिया के मार्ग से हुआ, जो कि एक दुर्गम मार्ग था, और इस दुर्गम मार्ग में सफलता मिलने की संभावना कम हो जाती है, और इसलिए यह जो अभियान था वो असफल हो गया। ठीक है, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। दूरगामी ये प्रभाव पड़ा कि ईरानी साम्राज्य का जो पूर्वी सीमा है वो भारत के पश्चिमी सीमा से आकर के मिल जाता है। ठीक है, एक दूरगामी प्रभाव पड़ा। यह आक्रमण असफल तो रहा, लेकिन इसका एक दूरगामी प्रभाव भी पड़ा। उसके बाद दूसरा ईरानी शासक है डेरियस फर्स्ट। डेरियस फर्स्ट के विषय में कहा जाता है कि यह ईरान का एक मजबूत शासक हुआ, और डेरियस फर्स्ट ने क्या किया था कि अभिलेखों के माध्यम से शासन व्यवस्था को संचालित किया था। इसके अभिलेख जो हैं, उसी अभिलेख के तर्ज पर आगे चल करके हम देखेंगे कि मौर्य सम्राट अशोक ने शासन कार्य करना शुरू किया था। तो हम देखते हैं कि डेरियस फर्स्ट के 2 अभिलेख थे, एक पर्सी पोलिस का अभिलेख और दूसरा बेहिस्तून अभिलेख।
पर्सिपोलिस का अभिलेख और दूसरा है बेहिस्तून अभिलेख, और इन्हीं दोनों अभिलेखों के माध्यम से हम डेरियस फर्स्ट के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, पर ये जो डेरियस फर्स्ट है इसके अभिलेख में ये बेहिस्तून के अभिलेख में, ठीक है, उल्लिखित आता है, कई चीज़ों का उल्लेख आता है और उसी से पता चलता है कि डेरियस फर्स्ट ने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर शासन किया था। बेहिस्तून अभिलेख में गदर शब्द का उल्लेख हुआ है, तो इस गदर शब्द के उल्लेख होने से यह निष्कर्ष निकाला इतिहासकारों ने कि डेरियस फर्स्ट ने संभवतः गांधार के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया था। बेहिस्तून अभिलेख में, ठीक है, सिंधु का भी उल्लेख हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस डेरियस फर्स्ट ने सिंधु के क्षेत्र पर, गांधार के क्षेत्र पर अपना आक्रमण करके और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया था। यह भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था ईरानियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण का क्षेत्र था। ईरानी तत्कालीन समय में ईरानी साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे और भारत का ये जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है वह उसका 20वां प्रांत था। कहा जाता है, हेरोडोटस कहता है कि इस 20वें प्रांत से ईरानी शासक को कुल राजस्व का 1/3 भाग इस केवल 20वें प्रांत से मिलता था। अब आप समझ सकते हैं कि यह जो 20वां प्रांत था ईरानी शासकों के लिए कितना महत्वपूर्ण था। इस 20वें प्रांत से उसको आप देख रहे हैं कि जो 23 प्रांतों में जो राजस्व का कलेक्शन होता था उसका 1/3 भाग केवल 20वें प्रांत से होता था। और इस प्रकार क्या हुआ कि यह प्रांत जो भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र है वह ईरानी शासक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेरियस फर्स्ट ने, जो हम बताए कि उसमें गदर शब्द का उल्लेख हुआ है, उसमें सिंधु शब्द का उल्लेख हुआ है, जो दर्शाता है कि इस क्षेत्र पर इसका अधिकार स्थापित हुआ था। डेरियस फर्स्ट का भारतीय अभियान इसलिए सफल हुआ कि यह डेरियस फर्स्ट जो था वह काबुल, बैक्ट्रिया और काबुल होते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। ये जल मार्ग बहुत दुर्गम मार्ग था, लेकिन यह स्थल मार्ग भारतीय सीमा में प्रवेश करने के लिए बहुत ही सुगम मार्ग था, जिससे भारत में आना उसके लिए आसान हो गया। तो डेरियस फर्स्ट के विषय में आपने देखा कि इसके अभिलेखों में इस बात का उल्लेख है कि उसने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया था, इसलिए कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। और साथ ही साथ हेरोडोटस का भी जो कहना है उसको भी आपको देखना है। तो इस तरीके से ये दूसरा आक्रमण डेरियस फर्स्ट के समय में हुआ जो कि सफल रहा। ईरानी का तीसरा अभियान जर्गजिज के काल में होता है। जर्गजिज भी एक ईरानी शासक है और जर्गजिज के काल में यह आक्रमण जो हुआ उस आक्रमण को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ। पहली बात तो ये कि जर्गजिज ने, चूंकि जर्गजिज इस बात को समझ रहा था कि भारत में जो हम क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, ईरानियों ने जो क्षेत्र को जीता है और उस पर शासन व्यवस्था कायम किया है, उसको बनाए रखने के लिए और मजबूती के लिए मजबूत सैन्य बल की आवश्यकता है। और अगर बीच में किसी प्रकार का विद्रोह होता है तो उसके लिए ईरान से सैनिक मंगाना उतना आसान नहीं होगा और यहाँ पर वह क्षेत्र फिर क्या होगा, ईरानी शासकों के हाथ से निकल जाएगा। तो भारत का क्षेत्र सुरक्षित रहे, इसके लिए जरूरी था कि वह सैनिकों, मजबूत सैन्य व्यवस्था का गठन करे। इसने जर्गजिज ने क्या किया कि भारतीयों को अपनी सेना में शामिल करना शुरू कर दिया। क्योंकि जर्गजिज इस बात को समझ रहा था कि ये भारतीय सैनिक कम वेतन पर उपलब्ध हैं, ये भारतीय सैनिक तुरंत उपलब्ध हैं और जब हमारी जरूरत पड़ेगी हमारी आवश्यकताओं को ये पूरा कर सकते हैं। इसलिए जर्गजिज ने पहला काम किया कि ईरानी सैन्य बल को मजबूत करने के लिए भारतीयों को अपनी सेना में नियुक्ति करना शुरू कर दिया। ये जर्गजिज की पहला काम। जर्गजिज का दूसरा काम, इसने क्या किया, देश ने देखा था कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, ठीक है, लोग ईश्वर की मतलब मूर्ति पूजा करते हैं। तो ये मूर्ति पूजा के लोग नहीं थे,
ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और इसीलिए जर्जिस ने देवम के स्थान पर रीतम की पूजा करने के लिए लोगों से कहा। क्योंकि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ईरानियों ने अपनी शासन व्यवस्था कायम कर ली थी। तब जब ईरानियों ने अपनी शासन व्यवस्था कायम की तो उस क्षेत्र पर अब अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू करेगा। क्योंकि वहाँ के लोग मूर्ति पूजक थे, मूर्ति पूजा करते थे और इसीलिए इसने क्या किया, कहा कि नहीं, अब देवम के स्थान पर यहाँ के लोग क्या करेंगे, रीतम अर्थात प्रकृति की पूजा करेंगे। क्योंकि देवम की पूजा करने से क्या हो रहा था कि लोगों में आपसी वैमनस्यता का विकास हो गया था। तो आपसी वैमनस्यता से क्या होता है, क्षेत्र अस्थिर हो जाता है। तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए जरूरी है कि लोगों से प्रकृति पूजा करने के लिए हम कहें। तो इसलिए यहाँ पे जर्जिस को देखा आपने। अब दारा तृतीय, यह भारत में ईरानियों का अंतिम आक्रमण, दारा तृतीय वहाँ का शासक है और इसके नेतृत्व में भारत पर अंतिम आक्रमण हो रहा है। आक्रमण तो नहीं कह सकते हैं कि जब डेरियस फर्स्ट ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र को जीत करके अपने साम्राज्य का एक अंग बना लिया, तो अब ये दारा तृतीय जब ईरान का शासक हुआ, उस समय तक भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र ईरानी शासकों के नियंत्रण में रहा। कहा जाता है कि इसी के काल में 331 ईस्वी में, ईसा पूर्व में आरवेला का युद्ध हुआ दारा तृतीय और यूनानी शासक सिकंदर के बीच में। उस युद्ध में यूनानी शासक सिकंदर ने ईरानी शासक दारा तृतीय को पराजित कर दिया और इस प्रकार ईरानियों के क्षेत्र पर यूनानियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ईरानियों के क्षेत्र पर यूनानियों का नियंत्रण स्थापित हो गया और यही जो है आगे चल करके जब यूनानियों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया तो इसी के समय, इसके बाद से देखते हैं कि धीरे धीरे भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर यूनानियों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो कुल मिलाकर के बताना यह है कि जब ईरानी शासक दारा तृतीय था तो इसी के समय में यूनानी शासक सिकंदर का आक्रमण होता है और सिकंदर भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र को जीत करके अपने नियंत्रण में कर लेता है और इस प्रकार भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर यूनानियों की शासन व्यवस्था कायम हो जाती है। तो ये आपने एक चीज़ देखा कि भारत पर ईरानी आक्रमण जो होता है उसको आपने देखा। हमने कहा आपसे कि इस समय में छठी से चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में भारत पर ईरानी और यूनानी के रूप में दो विदेशी आक्रमण हुए हैं। उसमें सबसे पहले आक्रमण के रूप में आपने ईरानियों के आक्रमण को देखा। ये आपकी लिए महत्वपूर्ण बात थी। तो ये टॉपिक आज यहीं तक समाप्त होता है और अब आगे के टॉपिक कल हम चर्चा अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में आप देखेंगे ईरानी शासक का क्या प्रभाव पड़ा, इसकी बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे यूनानी शासक पे। ठीक है, थैंक यू।